नमस्कार दोस्तों। आज एक और चैप्टर लेके आया हूं मैं। वह है मेडिकल डिकरेशन या मेडिकल इनवैलिडेशन, यानी चिकित्सीय रूप से विकोटीकृत होना या अक्षम होना। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर इसके ऊपर भी थोड़ा हमको एक वीडियो बनाइए, तो मैंने कहा चलो आज इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो हमारा स्टेब्लिश इंडियन रेलवे स्टेब्लिशमेंट मैनुअल जो IREM पार्ट 1 है, उसका चैप्टर 12 है एब्जॉर्प्शन ऑफ डिसेबल ऑब्लिक मेडिकल डिक्लेयर्ड स्टाफ इन अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट। यानी जो रेलवे कर्मचारी ड्यूटी के दौरान किसी वजह से फिट नहीं रह पाते और वो मेडिकल बोर्ड द्वारा या तो डिक्लेयर किया जाता है या टोटल इनवैलिड कर दिया जाता है, तो उनके बारे में ये बात कही गई है। तो क्या होता है मेडिकल डिक्लेरेशन और क्या होता है टोटल मेडिकल इनवैलिडेशन, और उनके मामले में किस तरह उनको ऑब्जर्वेशन किया जाता है, आगे क्या क्या उनको बेनिफिट मिलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। चैप्टर 12 है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं, कई बार पूछा जाता है कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर 12 है। चैप्टर सॉरी 13, चैप्टर 13 है IRM पार्ट 1 का। और 13(1) में कहा गया है 1301 में, अ रेलवे सर्वेंट हु फेल्स इन ए विजन टेस्ट और अदरवाइज बाय वर्च्यू ऑफ डिसेबिलिटी एक्वायरिंग ड्यूरिंग सर्विस becomes physically incapable of being the duties of the post which he occupies should not be dispensed with or reduced in rank, but should be shifted to post which is other post with the same पे स्केल एंड सर्विस बेनिफिट। इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है मैंने, कि एक रेल कर्मचारी जो दृष्टि परीक्षण में फेल हो जाता है या सेवा के दौरान अर्जित विकलांगता के कारण शारीरिक रूप से उस पद के कर्तव्यों को पालन करने में असमर्थ हो जाता है। यानी कोई भी कर्मचारी है, वो या तो आई साइड में अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जो स्टैंडर्ड खासतौर से ये लोको पायलट और स्टेशन मास्टर A1 A2 जो होते हैं, पॉइंट्समैन भी A2 होते हैं, उनमें कई बार आई साइड में कम हो जाता है, ये किसी और दुर्घटना की वजह से उनका कोई जो फिजिकल हैंडीकेपनेस आ जाता है। तो ऐसा मामला है, वो जो जिस पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं, उस पोस्ट पे जो जुड़ी ड्यूटीज हैं उसको करने में अक्षम असमर्थ हो जाते हैं। जिस पद पर वह है, उसे उस पद से हटाया नहीं जाएगा या रैंक में कमी नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण कर दिया जाना चाहिए, समान वेतनमान और सेवा लाभ के साथ। तो ऐसे मामले में जब वो अपने पद के साथ जुड़ी ड्यूटी कम नहीं पाता, जैसे लोको पायलट है, वो ट्रेन नहीं चला सकता क्योंकि उसका मेडिकल स्टैंडर्ड कम हो गया है या बिल्कुल ही खत्म हो गया है, या फिर तो उसमें ये कहा गया है कि उसको अब उस पोस्ट पे नहीं रखा जा सकता है। अगर एक बार मेडिकली फिट नहीं है, तो वो उस पोस्ट पे काम करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो उसको सेम जो भी पोस्ट पे काम कर रहा है, अगर 42 है तो 42 में ही किसी और पोस्ट पे शिफ्ट किया जाएगा। उसको उसके जो उस पोस्ट को न तो हम कम कर सकते हैं 42 का 28 भी नहीं करेंगे, और जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं इस पोस्ट के साथ, वो भी कम नहीं किए जाएंगे। ये कहा गया है 1301 में। 1302 Classification of railway servant declare medically unfit. Railway servant acquiring disability during the service and declare medical unfit are divisible into two groups. यानी जो भी कर्मचारी मेडिकली अनफिट होते हैं या मेडिकली जो उनको कुछ प्रॉब्लम आती है, उसको दो पार्ट किए हैं। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेडिकल डिक्लेरेशन और मेडिकल इनवैलिडेशन वर्ड आता है हमेशा, तो क्या होता है, इसमें क्या अंतर है, इसको दो भाग बताया। पहला आ गया है कि दोज completely disabled for future further service in any post in the railways, that is those who cannot be declared fit even in the C medical category। यानी रेलवे में जो कर्मचारी मेडिकल में जो उनका इश्यू होता है आई साइट की वजह से या कुछ फिजिकल हैंडीकेपनेस से, वो दो तरह की होती है। एक तो होता है कि वो अब रेलवे में जो लोएस्ट मेडिकल कैटेगरी है वो C1 C2 आती है, तो C1 C2 के लिए भी फिट नहीं, यानी किसी भी पोस्ट पे काम करने के लिए किसी भी जो लोएस्ट मेडिकल अथॉरिटी जो क्लासिफिकेशन हमारा C2, उसके लिए भी फिट नहीं, यानी किसी भी काम करने के लिए किसी भी पोस्ट पे काम करने के लिए फिट नहीं है, तो उसको बोलते हैं मेडिकल इनवैलिडेशन या टोटल मेडिकल इनकैपेसिटेड वर्ड बोलते हैं। दूसरा आएगा दोज डिसेबल्ड इनकैपेसिटेड फॉर फर्दर सर्विस इन द पोस्ट दे आर होल्डिंग बट declare fit in lower medical category and eligible for retention service in post corresponding to his lower medical category। दूसरे में का वर्ड है चिकित्सा विकोटीकृत, हिंदी में बोलेंगे, यानी मेडिकल डिक्लेरेशन। पहला मेडिकल इनवैलिड था, अब किसी पोस्ट के लिए अक्षम पूरा टोटली अनफिट थे। अब नंबर 2 में आ गया कि आप जिस पोस्ट में काम कर रहे हैं, यानी A2 में है, A1 है, ड्राइवर है A1 में है, तो A1 के लिए फिट नहीं है, लेकिन A1 से नीचे जो भी पोस्ट है A2 A3 B1 B2 C1 C2 के फिट है। सिमिलरली अगर स्टेशन मास्टर है जो A2 वाला है, वो A2 के लिए फिट नहीं है, लेकिन A3 और अपना
B1, B2, C1, C2, यानी जिस पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं उस पोस्ट के इक्विवेलेंट मेडिकल कैटेगरी फिट नहीं है, लेकिन उसकी निचली कैटेगरी फिट है, तो उनको बोलते हैं मेडिकल इनकैपेसिटेड या मेडिकल डिक्रेज बोलते हैं। टोटल मेडिकल इनकैपेसिटेड नहीं बोलेंगे उसको, टोटल में सारी पोस्टों के लिए अनफिट होता है। तो दो तरह के मेडिकल अनफिट होते हैं, ये आप समझ लीजिए। इससे ही मामले में एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि इसके आधार पर नौकरी भी रेलवे में मिलती है, मेडिकल इनवैलिडेशन केस में या मेडिकल डिक्रेज में। तो वन में जो मेडिकल टोटल अनफिट फॉर ऑल कैटेगरी होते हैं, उनका जो हम सीजी अपॉइंटमेंट देते हैं अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, उन मामलों को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे डेथ वाली सर्विस में, यानी किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर जो जिस तरह से कंपोस्ट अपॉइंटमेंट का मामला डील किया जाता है, यानी कि उनके बच्चे को नौकरी मिल सकती है, ग्रुप सी और डी में किसी में भी नौकरी मिल सकती है, सेम टू सेम बेनिफिट मिलता है। और कई बार लोगों को डाउट आता है, मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर उसमें कितने साल बाकी होने चाहिए। तो डेथ की तरह ट्रीट होता है, यानी कोई मिनिमम सर्विस नहीं है। अगर वन में यानी मेडिकल अनफिट फॉर ऑल कैटेगरी हो गया है, टोटल मेडिकल इनवैलिडेशन हो गया है, तो उसमें मिनिमम सर्विस नहीं है। जब तक रिटायरमेंट नहीं हो तब तक किसी भी टाइम पे अगर टोटल मेडिकल इनवैलिड होता है तो उसका डेथ के साथ ट्रीट किया जाता है। नंबर टू में पार्शियल मेडिकल डिक्राइज में जो होता है, उसमें जो 2006 का सर्कुलर है जो मैंने अपनी वीडियो बताया हुआ है, जिसमें मिनिमम 5 साल की सर्विस बाकी होनी चाहिए, तब नौकरी पे विचार किया जाएगा और सिर्फ ग्रुप डी में ही विचार किया जाएगा। इसमें एक रूल और भी बीच में आया है, जिसमें अगर कोई बंदा है स्टेशन मास्टर या कोई ऐसी कैटेगरी के लिए जो A2 के लिए फिट है, A2 के लिए अनफिट तो किया है, लेकिन वापस A2 के लिए फिट भी किया है, लेकिन रनिंग ड्यूटीज से अलग रखा गया है। यानी कि सेम मेडिकल कैटेगरी में फिट तो किया है, लेकिन जो करंट पोस्ट के लिए अनफिट किया है, लेकिन A2 मेडिकल कैटेगरी को सेम रखा। ऐसे मामले में सीजीए का प्रोविजन ही नहीं, मना कर दिया साफ रेलवे बोर्ड ने। उसका सर्कुलर अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन वो भी एक प्रोविजन है। ये दो तीन बातें मैंने कहा ऐड कर दूं आपको। 1303, द रेलवे सर्वेंट बोथ इन ग्रुप ए और ग्रुप टू, यानी ऊपर जो दो 1 और 2 बताए हुए हैं, वो पैरा 1302 या 1302 एक और दो में बताया गया है। सीज टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट दे आर होल्डिंग फ्रॉम द डेट दे आर डिक्लेयर मेडिकल अनफिट फॉर द प्रेजेंट पोस्ट, यानी जिस दिन से उनको मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है मेडिकल अथॉरिटी द्वारा, उस दिन से वो उस पोस्ट पे काम नहीं किया जाता है, उनको सीज उन पे काम करना बंद कर दिया जाएगा। No officer has the authority to permit the railway servant concerned to perform the duties of the in the post beyond the date। किसी भी अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि उस मेडिकल डिक्लेयर होने की डेट के बाद उस कर्मचारी से उस पद पर काम करने के लिए अलाउ किया जाए। किसी भी अधिकारी को यह राइट नहीं है। If such railway servant cannot be immediately adjust against or absorbed in any suitable alternate post, he may be kept on a special supervisory post in the grade in which the employee concerned was working on regular basis before we declare medical unfit, pending location of suitable alternative employment for him with same pay scale and service benefits, efforts to locate suitable alternative employment starting immediately। तो यानी कि किसी जैसे ही मेडिकल हो जाए अनफिट हो जाता है कर्मचारी, चाहे 1 में हो चाहे 2 में, उसके लिए इमीडिएटली, स्पेशली 2 में लागू होगा उसमें कि क्योंकि 1 में तो किसी भी पोस्ट के लिए फिट ही नहीं है, तो 2 के जो मामला है जिसमें पार्शियली मेडिकल डिक्लेयर होता है, उसके लिए इमीडिएटली दूसरी नौकरी सेम पोस्ट सेम इक्विवेलेंट पोस्ट, यानी अगर 42 का है तो 42 में, 2800 में तो 2800 में, लेवल 6 है तो लेवल 6, लेवल 5 है तो लेवल 5 में सेम पोस्ट में अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के लिए तलाश की जाएगी। और इस दौरान अगर इमीडिएटली उसको एब्जॉर्व नहीं किया जा पा रहा है, तुरंत होता भी नहीं, टाइम लगता है थोड़ा उसमें, तो उसके लिए स्पेशल सुपरनी पोस्ट क्रिएट की जाएगी। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि क्यों स्पेशल सुपरनी पोस्ट की जाती है, तो उसमें मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो पोस्ट पे हम इसलिए रख सकते हैं, कहीं वैकेंट भी पोस्ट होती है, क्योंकि रूल ये है कि किसी भी कर्मचारी को जिस पोस्ट पे काम करना है उस पोस्ट के इक्विवेलेंट मेडिकल फिट होना चाहिए, इन एक्चुअली फिट इन ऑल एस्पेक्ट होना चाहिए, यानी एजुकेशन मेडिकल जो भी है सारी तरह से फिट होना चाहिए। अगर फिट नहीं है तो जो हमारा रिक्रूटमेंट रूल है वो अलाउ नहीं करता उस बंदे को उस पोस्ट पे रखने के लिए। तो जैसे ही कर्मचारी मेडिकल अनफिट हो जाता है तो हम उस पोस्ट पे रख नहीं सकते, इसलिए उसके लिए छाया पद बोलते हैं, स्पेशल सुपीरियर पोस्ट, उस पर रखा जाता है। उस पे जो है उसके लिए भी मिनिमम जो कंडीशन जरूरत नहीं, मेडिकल की कंडीशन जरूरत नहीं है। और इसमें क्रिएशन के लिए मैं एक एसओपी दिखा दूं आपको। क्रिएशन और सुप्रीम पोस्ट जो हमारी एसओपी 2012, इसके लिए जो पावर अथॉरिटी जो मेडिकल डिक्लेयर हो है उसके लिए स्पेशल सुप्रीम पोस्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए डीआरएम, एडीएम, सीडीएम जो एसएजी ग्रेड ऑफिसर है उनकी आवश्यकता होती है। उसके लिए फाइनेंस करेक्शन की भी रिक्वायर्ड होती है। और उसके बाद यहाँ 71 का है, प्रोवाइडिंग अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट इन मेडिकल ग्राउंड टू द मेडिकल डिग्री स्टाफ इनके सरप्लस बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो है फाइनेंस करने से, नौकरी देने के लिए फाइनेंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी भी पोस्ट सुपर पोस्ट क्रिएट करना है तो वहाँ चूंकि पोस्ट क्रिएशन है, मनी वैल्यू का मामला आता है, उस पर हम पेमेंट सैलरी दे रहे हैं, तो उसके लिए फाइनेंस करने की जरूरत है।
लेकिन अल्टरनेट जॉब देने के लिए फाइनेंस करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट का जो कमेटी बैठती है उसका जो अप्रूव लगेगा उसमें भी एसएजी ऑफिसर दिखावट, डीआरएम, एडीएम, एसएजी ऑफिसर का अप्रूव लगता है फुल पावर। तो ये दो बातें मैंने और ऐड कर दी इसके अंदर, किसका अप्रूव लगेगा। The special supervisory post so created will stand abolished as soon as the alternate employment is located। जैसे ही कर्मचारी का हम किसी और पोस्ट पे हम ऑब्जर्व कर देंगे, उसको पोस्ट पे पोस्टिंग दे देंगे, तो उसका जो स्पेशल सुपरवाइजरी पोस्ट होता है वो जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसमें एक बार क्वेश्चन कई बार आता है कि स्पेशल सुपरवाइजर पोस्ट जो क्रिएट करता है बड़े कितने टाइम के लिए होता है, परमानेंटली, लॉन्ग, इन्फिनिट टाइम। तो कभी इन्फिनिट टाइम नहीं होगा। जैसे कर्मचारी रिटायर या तो जो भी सुपरवाइजरी पोस्ट क्रिएट होती है वो टिल एम्प्लॉय रिटायरमेंट हो जाए, सुपरनेशन हो जाए, टिल एम्प्लॉय की डेथ हो जाए, या एम्प्लॉय को अल्टरनेट जॉब पे ऑब्जर्व हो जाए, उस डेट तक के लिए ही होता है, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है। तो कभी इन्फिनिट टाइम के लिए जो है सुपरनेट पोस्ट क्रिएट नहीं किया जाता है, एक लिमिटेड पीरियड के लिए किया जाता है। इस पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। 1304 में कहा गया है डिसेबल मेडिकल डिग्री स्टाफ टू बी ऑब्जर्व इन पोस्ट दे कैन एडिक्वेटली fill. In the matter of absorption of disabled medical degree staff in alternate post, railway admission should take care to ensure that the alternate employment offers is only in posts which the staff can adequately fill, and as far as possible should be broadly be in allied categories where their background and experience in the early post could be utilized। इसमें क्या है कि जो मेडिकल डिग्रीज होगा उसको ऐसे नहीं कहीं भी डाल देंगे। जनरली कई लोगों को क्लरिकल में आने में इंटरेस्ट होता है, तो ऐसा नहीं। तो इसमें बोर्ड ने कहा है 1304 में कि जो भी मेडिकल कर्मचारी मेडिकल डिग्री होता है उसको कोशिश किया जाएगा ऐसी जगह उसको ऑब्जर्व किया जाए जहां उसको पिछला जो भी नौकरी किया उसका फायदा मिला। जैसे रनिंग वनिंग का जो होता है, तो रनिंग से रिलेटेड जो भी ऑपरेटिंग से रिलेटेड जो नौकरियां हैं उन्हीं में दिया जाए, फर्स्ट प्रेफरेंस उसी में दिया जाए, ताकि और उसी डिपार्टमेंट में दिया जाए ताकि उसको जो पुरानी सर्विस किया उसका फायदा मिल सके। While finding alternate posts for absorption of medical disabled medical degree staff, the railway admissions to ensure that the interest of other staff in service are not adversely affected and no reversion of any officiating रेलवे सर्वेंट इज मेड टू ऑब्जर्व द मेडिकल डिग्री स्टाफ। इसमें कहा गया है कि जब उसको ऑब्जर्व करते हैं किसी और पोस्ट पे, तो वहां पे उस कैडर के बंदों का भी नुकसान ना हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और कोई ऑफिशियरिंग कर रहा है तो ऐसे नहीं उसको मेडिकल डिग्री एम्प्लॉय को देने के लिए ऑफिशियरिंग वाले को रिवर्ट कर दें। For this purpose, attempt should be made to observe the medical degrees railway servant not only within the unit, division or department but other unit, division and department। तो रेलवे कर्मचारी जो मेडिकल डिग्री होता है जनरली तो हम रेलवे में सेम डिवीजन में देते हैं, लेकिन कहा गया है कि आप किसी भी यूनिट, किसी भी डिवीजन या डिपार्टमेंट दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं सेम डिपार्टमेंट में दिया जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में और आजू बाजू के डिवीजन में वैकेंसी हो तो हम दे सकते हैं। इसमें ये प्रोविजन किया हुआ है। 1305 में क्या है, ऑब्जर्वेशन इन पोस्ट आइडेंटिफाई for employment of physically handicapped person, creation of superior post। The railway servant filing in Group 1 mentioned in para 1302, that is those who are declared unfit even in the lowest medical category। तो मैंने आपको जैसे बताया है कि जो हमारा जो नंबर 2 था, जो पार्शियली मेडिकल डिग्रेस था, उसको तो उसके लिए 1303 लागू होता है, यानी उसके लिए अल्टरनेट सुटेबल पोस्ट के लिए प्रोविजन बताया हुआ ये। अब जो 1 में है जो टोटली मेडिकल इनवैलिड होते हैं उसकी बात इन्होंने यहाँ पे 1305 में कही गई है कि द रेलवे सर्वेंट जो फाइलिंग में ग्रुप 1 यानी टोटली मेडिकल डिग्री है, टोटली मेडिकल इनवैलिड है, दोज आर डिक्लेयर अनफिट इवन फॉर द लोएस्ट मेडिकल, जो लोएस्ट मेडिकल कैटेगरी के लिए भी अनफिट है, मे बी ऑब्जर्व इन पोस्ट कैटेगरीज आइडेंटिफाई as suitable for employment of physical handicapped person and fresh recruitment to that post category फ्रॉम ओपन मार्केट फ्रॉम अमंग्स्ट फिजिकल हैंडिकेप्ड विथ हिल। यानी इसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी किसी भी मेडिकल कैटेगरी के लिए अनफिट है उनको उन पोस्टों पे ऑब्जर्व करना है जो मेडिकली हैंडीकेप पोस्ट, जो हमारा रिजर्वेशन होता है 4% मेडिकल हैंडीकेप डिसेबल्ड लोगों का जो रिजर्वेशन होता है, तो जो पोस्ट आइडेंटिफाई की है हैंडीकेप लोगों के लिए उस पर उनको ऑब्जर्व करना है। और जब एब्जॉर्व कर लेंगे तो उनके लिए अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए हमने कोई इंडियन वगैरह दिया तो उसको वहां रोकना है, उसको उनको वहां से नहीं भरना है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए इंडियन देने का जो काम है उसको रोक देना है, उस पर मेडिकल एडफिट लोगों को एब्जॉर्व करना है। In case the alternate post is not carrying the requisite pay scale, the superior post may be created in appropriate scale of pay and employee adjust against the same, keeping the lower post vacant by the withholding of fresh recruitment thereto। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए कोई बंदा 4200 का है, 4200 या लेवल 6 का है, और मेडिकल हैंडीकैप का जो पीडब्ल्यूडी कोटा हमारा 2800 में है, लेवल 5 में वैकेंट पोस्ट आइडेंटिफाई किया हुआ और ये बंदा लेवल 6 में है,
तो कहा गया है कि आपको जो है लेवल 5 में उस पोस्ट आपको सुपर पोस्ट क्रिएट करनी है आपको लेवल 6 में, लेकिन लेवल 5 की जो पोस्ट है उसको आपको फ्रीज कर देना है, उसको भरना नहीं है, और उसके लिए अगर आरआरबी में भी देने की बात है उसको नहीं दिया जाएगा, और लेवल 6 में सुपर पोस्ट क्रिएट करना ये कहा गया है। The Superior Post was created to accommodate a disabled, medical incapacitated employee shall stand abolition as soon as a suitable post in appropriate scale is found for the relevant concern, or the post is vacated by him for other reason whichever. तो जैसे कि लेवल 6 में हमने पोस्ट खाली सुपीरियर पोस्ट की क्रिएट की थी, और लेवल 5 में हमने पोस्ट को फ्रीज कर दिया, लेकिन बाद में लेटर ऑन अगर लगता है कि लेवल 6 में कोई जगह खाली हो गई है, हमारी कोई पोस्ट वैकेंट हो गया है, तो फिर हम वहां पे उसको शिफ्ट करेंगे, और लेवल 6 में जो है लेवल 5 की पोस्ट को हम भर सकते हैं। और ये जो सुपीरियर पोस्ट क्रिएट की जाएगी, वो जैसे ही कर्मचारी को कोई अल्टरनेट जॉब पोस्ट खाली मिलती है वहां हम एब्जॉर्व करते हैं, या फिर अगर एम्प्लॉय किसी और रीजन जैसे सुपरनेशन हो गया या वॉलंटरी रिटायरमेंट रख दिया या डेथ वेथ हो गई उसकी, तो ऐसे मामले में उसको सरेंडर कर दी जाएगी। 1306 में कहा है स्टेप टू बी टेकन फॉर फाइंडिंग अल्टरनेटिव। जो कर्मचारी मेडिकल अनफिट होते हैं उनके लिए दूसरी पोस्टें जो सेम ग्रेड में है, सेम लेवल में है, दूसरी पोस्टों को जो खोजने का प्रयास, उसके लिए पॉलिसी बताई है 1306 में। इसमें कहा है विद व्यू टू डिटरमाइन द कैटेगरीज इन विच द डिसेबल्ड मेडिकल डिक्लेयर्स रेलवे सर्वेंट इज सुटेबल फॉर ऑब्जर्वेशन, ए कमिटी शुड एग्जामिन हिम। तो कर्मचारी जो मेडिकल अनफिट हो जाते हैं, मेडिकल डिक्लेयर होते हैं, उनको दूसरी जॉब देने के लिए, खोजने के लिए कमिटी का गठन किया जाएगा 1306 के तहत। द कमिटी में कंसिस्ट ऑफ 2 or 3 ऑफिसर पोस्टेड एट द हेडक्वार्टर of the officer under whom the disabled medical declares railway servant was working. The railway servant's immediate officer being one of the member of the committee. After the committee has examined the railway servant and determined his suitability for certain categories of posts, the officer under whom the railway servant was working will proceed to take further action to find suitable अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट। इसमें कहा गया है कि जो कमेटी होगी उसमें 2 या 3 अधिकारी होंगे, जहाँ के कर्मचारी का हेडक्वार्टर जहाँ भी होता है, और उसमें जो कर्मचारी का इमीडिएट जो ऑफिसर है, यानी मान लीजिए ऑपरेटिंग का बंदा है तो ऑपरेटिंग का सीनियर डोम जो भी, उसमें भी वन ऑफ द कमेटी मेंबर होगा। तो 3 ऑफिसर में इसमें लिखा नहीं है, लेकिन रेलवे बोर्ड ने एक 2004 की पॉलिसी बताई है, मैं बता दूं आपको। ये आरबी नंबर 2/2004 एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकल डिग्री स्टाफ। इसमें कहा गया था कि the matter has since been considered by the board and it has been decided committee to assess the suitability of medically declared staff for absorption in alternate post should include a medical officer also to bring about objectivity in the dealing with such cases। इसमें इश्यू ये था कि कई बार ऐसा होता है कि पहले ये था कि 3 ऑफिसर जो होते थे वो उसके लिए अल्टरनेट जॉब ऑफर करते थे, और एम्प्लॉय बोलता था नहीं मैं इसके लिए फिट नहीं हूँ, और काफी डिस्प्यूट चलता था, और एम्प्लॉय उसमें कई बार कोर्ट केसेस लंबा हो जाता, और स्क्रीनिंग कई बार महीनों सालों तक स्क्रीनिंग नहीं हो पाती थी डिस्प्यूट की वजह से। तो इसमें बोर्ड ने पॉलिसी निकाली है कि कर्मचारी की मेडिकल फिटनेस के लिए एक मेडिकल ऑफिसर भी कमिटी में रहे, ताकि अब वो कर्मचारी नहीं बोल सकता कि सर मैं मेडिकल फिट नहीं हूँ, मैं ये पोस्ट में काम नहीं कर सकता। एक बार मेडिकल ऑफिसर सर्टिफिकेट दे दिया है कि वो काम कर सकता है, तब उसको करना पड़ेगा। और इसमें एक और रूल मैं आपको जरा बताना चाहूंगा रेलवे बोर्ड का। ये रेलवे बोर्ड ऑब्जर्वेशन मेडिकल डिक्लेयर्स पब्लिक डिसेबल स्टाफ अल्टरनेट पोस्ट। इसमें कहा गया है कि एक बार कर्मचारी को मेडिकल जो कैटेगरी ऑफ मेडिकल अलग अल्टरनेट जॉब ऑफर कर दी है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर भी इन्वॉल्व था, तो अब कर्मचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मना करने का। इसमें लिखा हुआ है नो ऑप्शन इज अवेलेबल टू a medical declared employees to decline the alternative employment to which he is posted। अब मेडिकल डिक्लेयर एम्प्लॉय को जॉब ऑफर जो किया वो मना करने का कोई राइट नहीं है जिसमें उसको जॉब दिया हुआ है। अकॉर्डिंगली इन द ऑर्डर अपॉइंटिंग medical registered employees to an alternate post, it should be provided that if he does not take up the alternate employment immediately, the payment of salary to him against the special super post would be discontinued forthwith। यानी अब जो जैसे ही कर्मचारी का मेडिकल डिक्लेयर्स का स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग बाद जो उनको अल्टरनेट जॉब का ऑफर का जो मेमो निकलता है, उसमें नीचे एक लाइन, ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी कि अगर कर्मचारी ने इमीडिएटली ज्वाइन नहीं किया तो उसको जो सुपर पोस्ट की पेमेंट मिल रहा है वो रोक दी जाएगी। ये सिस्टम मैंने अहमदाबाद में चालू करवाया है कि पहले ये नहीं था, और लोग सालों साल मेमो निकलने के बाद भी कई महीनों तक ज्वाइन नहीं करते थे। तो ये भी लिखा जाएगा, और जैसे अगर कर्मचारी ज्वाइन नहीं करता तो उसका पेमेंट बंद कर देना है, पेमेंट नहीं मिलेगा। पेमेंट जब तक उसको अल्टरनेट जॉब नहीं मिलेगा तब तक स्पेशल सुपर पोस्ट क्रिएट की जाएगी, उस दौरान पेमेंट मिलेगा। और कर्मचारी को एक बार ऑफर कर दिया जॉब के लिए, फिर कर्मचारी को मना करने का राइट नहीं है। हालांकि ये 2000 का सर्कुलर, एक 2001 में और एक सर्कुलर निकला था जिसमें कर्मचारी, वो मेरे पास अभी है नहीं अवेलेबल,
तो उसमें भी एक रिव्यू का प्रोविजन दिया हुआ है कि रेयर केसेस, नॉर्मल केस में तो मना नहीं करता, लेकिन मान लीजिए कि किसी वजह से ऑफर तो कर दी, लेकिन एम्प्लॉय को लगता है कि मैं अभी फिर भी मेरी मेडिकल कंडीशन, सिर्फ एक ही कंडीशन बोला, मेडिकल कंडीशन, और कोई दूसरी कंडीशन नहीं। अगर मेडिकल कंडीशन में नहीं करनी, जो परिस्थिति नहीं है उसको पोस्ट लेने में, तो वो वापस सिर्फ मेडिकल कंडीशन में वापस रिपोर्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन दे सकता है, और वापस उसका मामला फिर एडीआरएम जो भी अथॉरिटी उसको पुटअप किया जाएगा। और अगर एडीआरएम सेटिस्फाई होते हैं, जो भी उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएगा, तो उस मामले में ही सिर्फ एक ही कंडीशन में रिव्यू की प्रोविजन है कि अगर मेडिकल कंडीशन उसको अलाउ नहीं करती जो पोस्ट उसको ऑफर किया, अदरवाइज के पास कोई दूसरा और कोई रीजन नहीं है, उसको साबित करना पड़ेगा कि जो मुझे ऑफर किया है उसमें मैं मेडिकली फिट नहीं हूँ, इवन दो देयर वाज अ मेडिकल ऑफिसर इन द कमिटी। तो वो अगर मामले में अगर सेटिस्फाई होते हैं जो कंप्लेंट अथॉरिटी, तो फिर उसका दोबारा रिव्यू के बाद दोबारा मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। अदरवाइज नॉर्मल केस में दोबारा रिव्यू का प्रोविजन नहीं है, और उस कंपनी अगर अल्टरनेट ऑफर जॉब नहीं ज्वाइन करता इमीडिएटली, तो उसका पेमेंट बंद कर दिया जाएगा। ये 2000 का सर्कुलर है। इसके बाद कहा गया है द ऑफिसर कंसर्न विल प्रिपेयर लिस्ट ऑफ वैकेंसीज विद इन हिज जुरिडिक्शन। इसमें मैं सीधी सी बात कर दूं कि जो कर्मचारी का जो पहली लाइबिलिटी इसमें होती है, जो भी ऑफिसर जिसके अंडर में कर्मचारी काम कर रहा है, जैसे अगर ऑपरेटिंग का बंदा है तो सीडम की जनरली करता है पर्सनल डिपार्टमेंट है, लेकिन ऑफिशियली इसमें कहा गया है कि सीएनडब्ल्यू की प्राइमरी ऑफिस ड्यूटी बनती है कि वो उस कर्मचारी को अपने यहाँ जो भी उसके ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसी उसको वो ऑब्जर्व करे। अगर वहां ऑब्जर्व करने में वो नहीं कर पाता है, तो फिर जाके दूसरे डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व करने की कोशिश किया जा सकता है। इसमें काफी सारी वो बातें की हैं, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करके, लंबा नहीं करके। उसके बाद कहा गया है कि अगर इमीडिएटली किसी कर्मचारी को एब्जॉर्प्शन, अगर हम उसको अल्टरनेट जॉब ऑफर पोस्ट फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, खोज नहीं पा रहे हैं, तो उसमें कहा गया है रजिस्टर containing names of all railway servants declared medical unfit and to be observed in alternate post will be maintained by the headquarter division and other extra division office। तो कोई भी अगर हेडक्वार्टर में है, हेडक्वार्टर या डिवीजन में, या जो भी सब यूनिट होते हैं, वहां पर एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, जिसमें उन सारी कर्मचारियों के नाम, डेजिग्नेशन, डिटेल्स, ये सारी जो डिटेल्स है वो रखे जाएंगे, जिसमें मेडिकल स्टाफ को ऑब्जर्व करना है, लेकिन अब किन्हीं कारणों से हम अल्टरनेट पोस्ट खोज नहीं कर पाए, तो एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, और उसमें सब डिटेल्स रखी जाएगी कि उस मेडिकल डिक्लेयर्स एम्प्लॉय की सारी डिटेल रखी जाएगी, क्या 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 नाम था, फादर्स नेम, जिस पोस्ट पे वो काम करता था, उसका स्केल, मेडिकल कैटेगरी, जिस कैटेगरी फिट हुआ है, सारी डिटेल्स में रखी रखी जाएगी इसमें। If and when a railway servant is absorbed in alternate post, intimation will be sent to officer under whom he was previously working to all other officers to whom his name was notified। इसमें ये भी कहा गया था कि जैसे कोई आदमी मेडिकल अनफिट हो जाता है और अल्टरनेट पोस्ट हम सुटेबल पोस्ट हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, और साथ में इसके इंटीमेशन सभी ऑल कंसर्न को भेजेगी कि किसी यहाँ जगह खाली है कि नहीं। हालांकि प्रैक्टिकल हम करते नहीं, जनरली पर्सनल डिपार्टमेंट ही जो वैकेंसी उसके पास, पर्सनल डिपार्टमेंट के पास पूरी वैकेंसी होती है, तो पर्सनल डिपार्टमेंट ही मेडिकल उसकी कंडीशन के हिसाब से देखता है किसके लिए फिट है वो। तो इसमें कहा गया है कि अगर सपोज नोटिफाई किया है, तो जैसे उसका अल्टरनेट पोस्ट में ऑब्जर्वेशन हो जाता है, तो उसका जानकारी सभी को दी जाएगी। अब हमारा इम्पोर्टेंट बात है 1307, reckoning of element of running allowance for the purpose of fixation of pay, disabled and medical running staff। इसमें कहा गया है कि जो रनिंग स्टाफ का जो पे एलिमेंट 30% जो पे एलिमेंट होता है, पहले रनिंग स्टाफ को किसी जमाने में अगर वो लेवल 5 में, तो लेवल 6 या लेवल 7 अगला हायर ग्रेड दिया जाता है, लेकिन ये 2006 पे कमीशन से जब से ग्रेड पे इम्प्लीमेंट वो बंद हो गया है, अभी कोई भी रनिंग कर्मचारी जिस ग्रेड में था, यानी अगर 4200 ग्रेड पे में था, सेम 4200 ग्रेड पे में ही उसको ऑब्जर्व किया जाता है, और जो 30% पे एलिमेंट होता है उसको 30% पे को ऐड किया जाता है उसमें। तो यही प्रोविजन इसमें बताया गया है कि, और इसमें डिटेल में अगर बताना चाहूँ, तो अभी लेवल 7 आ गया, सपोज अभी हमारा 7th पे कमीशन लेवल आ गए हैं, तो मान लीजिए कोई कर्मचारी लेवल 6 में है, मान लीजिए उसका हम एग्जांपल के तौर पर लगाएं कि लेवल 6 में अगर उसका 60,000 बेसिक है उसका, अगर तो 60,000 का हम 30% निकालेंगे, तो 18,000 आएगा। तो 60 प्लस 18 मतलब 78,000 जो होगा उसका बेसिक पे हो जाएगा। 78,000 आपको लेवल 6 में ही देखना है। तो अगर लेवल 6 में 78,000 नहीं आ रहा है, तो हम उसका निचला वाला लेंगे, बिलो वाला। 78,000 की मान ली 77,000 आ रहा है, उसके बाद सीधा 79 आ रहा है, तो हम 78 ना देके 77 प्लस जो डिफरेंस जो है 1,000 रुपए का, हम पर्सनल पे में हम लगाएंगे। ये एक तरीका है किस तरह हम पे फिक्सेशन करते हैं। तो 30% ऐड करके उसी लेवल में, सेम लेवल में उसको एब्जॉर्व करेंगे, पे फिक्सेशन करेंगे, कि रनिंग स्टॉक के बारे में मामला है। एक और इसमें मेरे को बताना था कि बेनिफिट के बारे में, कि ये क्वेश्चन कई बार मेरे को पूछते हैं लोग कि कर्मचारी जो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, उनको अल्टरनेटिव जॉब दिया जाता है, तो जॉब कई बार जिस शहर में वो काम करता है उससे दूर किया जाता है।
तो क्या उस मामले में कि ट्रांसफर बेनिफिट दिए जाएंगे? तो उसमें रेलवे बोर्ड ने आरबी 40/91 निकाला है, जिसमें कहा गया इट हैज बीन डिसाइडेड दैट मेडिकली डिक्लेयर्ड स्टाफ एब्जॉर्ब विद अल्टरनेट पोस्ट एट आउटसाइड स्टेशन शुड बी गिवन all benefits as admissible to employees on transfer and administrative interest case decide otherwise so far need not do। यानी जो नॉर्मल केस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर में जो बेनिफिट मिलते हैं, सारे सारे मामले ऐसे मामलों में जो भी मेडिकल अनफिट स्टाफ को, मेडिकल एजुकेटर्स को जो सुपरल पोस्ट में कहीं बाहर भेजते हैं, तो जैसे हम नॉर्मल ट्रांसफर में बेनिफिट देते हैं, सारे सारे बेनिफिट मिलते हैं। एक पास का भी रूल है कि किसी कर्मचारी को किसी वजह से, मान लीजिए कि 42 का एम्प्लॉई, जनरली हम सेम पोस्ट पे ही ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कई बार सेम पोस्ट अवेलेबल नहीं होती और लेवल 5 की पोस्ट मान लो अवेलेबल है और कर्मचारी भी विलिंगली एक्सेप्ट करता है कि मैं तैयार हूँ जाने को, शायद उसको वहीं उसी स्टेशन पे मिल जाए उसको। कई बार आदमी स्टेशन छोड़ना नहीं चाहते हैं। हो सकता है लेवल 6 की पोस्ट कहीं रिमोट एरिया में और उसमें फाइनेंशियली ज्यादा नुकसान हो जाता है, और लेवल 5 यानी एक पोस्ट लेवल लेने को तैयार हो जाता है विलिंगली। तो ऐसे मामले में कई बार क्वेश्चन आता है कि पास जो फैसिलिटी मिलती है लेवल 6 के हिसाब से मिलेगी तो लेवल 5 के हिसाब से मिलेगी। तो इसमें रेलवे बोर्ड की पॉलिसी है कि कर्मचारी ने जो एक बार लेवल टच कर लिया है, यानी फर्स्ट क्लास पास के लिए एक बार एलिजिबल हो जाएगा, तो इंटर रेलवे ट्रांसफर में और इन मामलों में पुराना जो एलिजिबिलिटी यानी लेवल 6 के हिसाब से जो फर्स्ट क्लास पास मिलता है वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये मेडिकल डिग्रीज में भी पास की फैसिलिटी, अगर एक बार उसने फर्स्ट क्लास पास लेना चालू कर दिया तो वो कंटिन्यू रहेगा। ये भी एक रूल है रेलवे बोर्ड का। 1308 में कहा गया फिक्सेशन ऑफ पे अदर देन रनिंग स्टाफ, रनिंग स्टाफ के छोड़ के जो जितने भी अदर देन रनिंग स्टाफ है उनके लिए कहा गया द पे इन द पे बैंड ऑफ द डिसेबल मेडिकल अनफिट रेलवे सर्वेंट विल बी फिक्स इन द अल्टरनेट पोस्ट एज प्रीवियसली डन इन द पोस्ट हिल्ड बाय देम ऑन रेगुलर बेसिस बिफोर एक्वायरिंग डिसेबिलिटी। तो रनिंग स्टाफ में 30% ऐड करके, पे एलिमेंट ऐड करके फिक्सेशन किया जाता है जैसे बताओ, और नॉन रनिंग में तो सेम पे है तो कोई दिक्कत है नहीं, वो सेम की सेम पे मिलेगा, उसमें पे प्रोडक्शन का इश्यू नहीं, जो भी पे है उसको वही की वही नया उसमें मिल जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा बताने का मेरे ख्याल से है नहीं। 1309 में कहा गया है बेनिफिट ऑफ पास सर्विस टू बी अलाउड अ डिसेबल ऑब्लिक मेडिकल डिक्लेयर्स रेलवे सर्वेंट एब्जॉर्ब इन अल्टरनेट पोस्ट विल फॉर ऑल पर्सन्स हैव द पास सर्विस ट्रीटेड एज कंटिन्यूअस विद दैट इन द अल्टरनेट पोस्ट। यानी जो कर्मचारी मालिक को लेवल 6 में है, उसने 10 साल की सर्विस कर ली है, अभी जहां उसको एब्जॉर्व करेंगे तो वो 10 साल उसको काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई गार्ड है और वो 2800 यानी लेवल 5 में काम कर रहा है 5 साल से, और मान लीजिए उसको सीनियर क्लर्क में ऑब्जर्व किया जाता है, तो सीनियर क्लर्क में उसकी 5 साल की सर्विस, जब से वो काम कर रहा है वो सर्विस, उतनी सर्विस काउंट मिलेगी और उसके आधार पे उसका नेक्स्ट सीनियरिटी भी मिलेगी, उसको 5 साल की मिलेगी। ये कहा गया है आपको 1309 में। फिक्सेशन ऑफ सीनियरिटी डिसेबल्ड मेडिकल डिक्लेयर स्टाफ एब्जॉर्ब अल्टरनेट पोस्ट, ये चीज सेम टू सेम लगभग सर्विस का बेनिफिट मिलेगा और सीनियरिटी में भी 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। तो उससे सीनियर क्लर्क में अगर वो एब्जॉर्ब होता है मान लीजिए, तो 5 साल का क्राइटेरिया जिस दिन वो 2800 में आया था उस डेट के हिसाब से सीनियरिटी में उसकी वही फिक्स की जाएगी, ये कहा गया है इसमें। 1311 अदर टाइप्स ऑफ केसेस में कहा गया है द स्टाफ हु गोट देयर केसेस रिकमेंडेड फॉर द चेंज ऑफ कैटेगरी ऑफ मेडिकल ग्राउंड विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ दिस रूल व्हेन विल बी ट्रीटेड एज स्टाफ ट्रांसफर्ड ऑन देयर ऑन रिक्वेस्ट। यानी कई कर्मचारी होते हैं वो उनकी तबीयत खराब होती है और तबीयत ठीक नहीं होती है और वो मेडिकल ग्राउंड में ट्रांसफर चाहते हैं कहीं और, जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, अगर वो खुद मेडिकल ग्राउंड में खुद एम्प्लॉय आगे से रिक्वेस्ट करता है तो फिर कहा गया है इसमें कि ऐसे मामलों को उनको ऑन रिव्यू केस माना जाएगा और इसमें जो भी बेनिफिट दिए हैं, स्पेशली सीनियरिटी का जो बेनिफिट है, फिक्सेशन का तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीनियरिटी का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और नंबर 2 में कहा गया स्टाफ डिक्लेयर एज मेलिंगरर इन टर्म्स ऑफ नोट 2 बिलो पैरा 5122 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल विल आल्सो नॉट टू बी कवर्ड बाय दिस रूल। कई कर्मचारी होते हैं वो मेडिकल जब उनका होता है पीरियडिकल मेडिकल एग्जाम में, और वो झूठ बोल के जानबूझकर बहाना करते हैं कि हमारी आईसाइट बराबर नहीं है और हम फिट नहीं है। तो ऐसे मामले में अगर रिकमेंडेशन जो आता है मेडिकल अथॉरिटी का, वो उस पर लिख देते हैं सर्टिफिकेट कि दिस इज ए केस ऑफ मेलिंगरिंग, तो ऐसे मामले में भी इनको जो इस चैप्टर में जो बेनिफिट दिए हैं, स्पेशली सीनियरिटी का, सर्विस काउंट करने का, वो सब बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा इस दोनों में। तो ये दो कंडीशन है जिसमें उनको इस चैप्टर में जो बेनिफिट है उन बेनिफिट नहीं मिलेंगे। एक तो जो कर्मचारी ऑन रिक्वेस्ट मेडिकल ग्राउंड में मांगते हैं, चेंज ऑफ कैटेगरी कराना चाहते हैं मेडिकल ग्राउंड पे, जो विलिंग खुद ऑन रिक्वेस्ट करते हैं उनको नहीं मिलेगा, और जो जिनके ये संदेह होता है कि इन्होंने रोग का बहाना करके, बीमारी का बहाना करके, झूठ बोल के मेडिकल अपना कैटेगरी चेंज कराया, इन दोनों मामले में इस चैप्टर में जो बेनिफिट दिए वो लागू नहीं होंगे, ये कहा गया है। तो इसी के साथ मैं जो ये चैप्टर में खत्म करता हूँ, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज सबको फॉरवर्ड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इन रूल का लाभ उठा सकें। तो प्लीज देखते रहिए वीडियो। थैंक यू।